हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से मेरे वीडियो में आपका स्वागत है। आज आपको बताएंगे क्लास 12th का इकोनॉमिक सब्जेक्ट है जो कि साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए है। तो देख लीजिए, इसमें लिखा हुआ है एनुअल इंटर एग्जामिनेशन 2025 का फाइनल ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको हम ऑब्जेक्टिव का आंसर बता देंगे। सब्जेक्टिव आपको खुद करना पड़ेगा। इस वीडियो में मेरा मकसद है कि क्वेश्चन आप तक पहुंचाना, ठीक है, ताकि आप ये देख सकें कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ है और कितना आपका रिवीजन है। राइट, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जरूर जा करके देखिए। कॉमर्स का सारे सब्जेक्ट का अपलोड किया हुआ है। प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा PYQ क्लास 12th कॉमर्स करके, उसमें आप जा करके देखिएगा। आपका सारा सब्जेक्ट का आपको उसमें मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट ए, MCQ क्वेश्चन है। टोटल 30 इसमें MCQ क्वेश्चन है जो कि एक नंबर का है। तो ये रहा इंग्लिश में आप देख लीजिए, ठीक है। तो इंग्लिश में और ये रहा हिंदी में। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें लिखा हुआ है, जब अर्थव्यवस्था में एक वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत स्थिर हो तो उत्पादन संभावना वक्र PPC का आकार क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर पहला का राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, पहला ऑप्शन हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा इंग्लिश में क्वेश्चन, देख लीजिए इसको। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। तो ये रहा आपका हिंदी में। तो ये है आपका हिंदी में, इसमें लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस कथन का संबंध सकारात्मक अर्थशास्त्र से है। तो ये रहा 4 ऑप्शन, इसको आप देख लीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 इंग्लिश में, इसको आप देख लीजिए। चलिए, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 का राइट जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। हिंदी में लिखा हुआ है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन निजी व्यक्तियों या संस्था के द्वारा होता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको बता, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स इज नेगेटिवली स्लोप। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। हिंदी इंग्लिश आपको दोनों में दिखा दे रहे हैं, ठीक है। ये रहा हिंदी में, इसमें लिखा हुआ, निम्नलिखित में से किस वक्र की ढाल ऋणात्मक होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, इसमें लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग गुड्स कैन हैव इलास्टिक डिमांड। तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद ये रहा हिंदी में, निम्नलिखित में से किस वस्तु की मांग लोचदार हो सकती है। ऑप्शन नंबर डी आपको बता दिए। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 6, इसमें देखिए लिखा हुआ है, देयर इज खाली जगह इन डिमांड फॉर अ गुड ड्यू टू एन इंक्रीज इन प्राइस। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका भी डी हो जाएगा सही। इसके बाद हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं, किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होने पर उस वस्तु की मांग में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद 7 नंबर में देखिए लिखा हुआ है, द डिमांड फॉर अ गुड यूज फॉर मैनी पर्पस इज। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं, ये रहा हिंदी में, जिस वस्तु का प्रयोग अनेक उद्देश्यों के लिए होता है उस वस्तु की मांग होती है। तो ऑप्शन नंबर सी आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 8। देखिए इसमें लिखा हुआ है, द स्लोप इज स्क्वेंट इज। तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही। हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं, समुत्पाद रेखा की ढाल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बता दिए हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 9, इसमें देखिए लिखा हुआ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। आपको हिंदी में भी दिखा देते हैं, निम्नलिखित में से परिवर्ती लागत का एक उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ये रहा क्वेश्चन नंबर 10, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर इसका क्वेश्चन आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा, कंसिडर द फॉलोइंग प्रोडक्ट फंक्शन। तो फॉलोइंग प्रोडक्ट फंक्शन यहाँ पर दे रखा है, इसको आप देख लीजिए, विच टाइप ऑफ रिटर्न टू स्केल इज ऑब्टेन्ड बाय दिस फंक्शन। तो ये रहा 4 ऑप्शन, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। हिंदी में भी देख लीजिए, ये रहा हिंदी में। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपको सी बता दिए हैं। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए लिखा हुआ है, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वल व्हेन। तो 11 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही।
बाकी ऑप्शन भी देख लीजिए। ये रहा हिंदी में परिवर्तित साधना का औसत उत्पाद और सीमांत उत्पाद बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 12। देखिए इसमें लिखा हुआ है द इक्विलिब्रियम कंडीशन ऑफ अ फर्म इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट इज, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद ये रहा हिंदी में पूर्ण प्रतिस्पर्धा बाजार में एक फर्म के संतुलन की शर्त है, तो ऑप्शन नंबर आपको डी बता दिए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 13। देखिए इसमें लिखा हुआ इफ़ द क्वांटिटी सप्लाइड इज इंक्रीज बाय 8% ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ 5% इन प्राइस, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। चलिए हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा हिंदी में यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की वृद्धि करने से उसकी पूर्ति की मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो पूर्ति की कीमत लोच का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपको बता रखे हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 14। इसमें लिखा हुआ है ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ अ गुड इन अ मार्केट द प्राइस ऑफ द गुड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। 14 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसमें हिंदी में भी लिखा हुआ है किसी वस्तु की पूर्ति बढ़ने से वस्तु की कीमत में कमी होती है, ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 15। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर दे रखा ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल व्हाट इज द इक्विलिब्रियम प्राइस, ये रहा। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका सी है करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। ये रहा हिंदी में ऑप्शन नंबर आपको सी बता दिए हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 16। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माइक्रो इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। ठीक है, हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र में समष्टि शब्द का अर्थ क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है 17। इसमें लिखा हुआ है इन द सिचुएशन ऑफ इन्फ्लेशन, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ऑप्शन नंबर बी है करेक्ट इसका। इसके बाद आपको हिंदी में भी दिखा देते हैं मुद्रास्फीति की स्थिति में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 व्हाट इज द रिम्यूनरेशन ऑफ कैपिटल कॉल्ड, तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही इंटरेस्ट। इसके बाद लिखा हुआ है पूंजी में परिश्रमिकी को क्या कहा जाता है, तो ब्याज कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद 19 से इसमें लिखा हुआ हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द वेल्थ ऑफ नेशन, तो 19 का ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही एडम स्मिथ। यहाँ पर लिखा हुआ हिंदी में भी, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट है 20। इसमें लिखा हुआ व्हाट इज नेशनल इनकम, तो 20 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये रहा आपका हिंदी में राष्ट्रीय आय क्या है, तो ऑप्शन नंबर आपको सी बता दिए। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 21। देखिए इसमें लिखा हुआ विच ऑफ द फॉलोइंग एन एक्टिविटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये हिंदी में रहा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर पहला गेहूं उपजाना। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए इसमें लिखा हुआ विच इज इंक्लूडेड इन इन्वेंट्रीज, तो 22 का राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा सही ऑल ऑफ दीज। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 23, लेकिन ये हिंदी भी देख लीजिए। माल सूची में क्या सम्मिलित होता है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद है ये रहा 23 व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन GNP एंड NNP कॉल्ड, तो डिफरेंस आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर पहला ही सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है हिंदी में। ठीक है, तो पहला आंसर आपको बता ही दिए हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 24। देखिए इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स डज नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, ये रहा हिंदी में निम्नलिखित में से कौन सा बैंक आम जनता से जमा स्वीकार नहीं करता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है 25 है। 25 में देखिए विच बैंक इशूज करेंसी इन इंडिया, तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। और ये रहा हिंदी में भारत में मुद्रा निर्गमन का कार्य कौन सा बैंक करता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट है
क्वेश्चन नंबर 26 है, इसमें लिखा व्हाट इज कॉल्ड द रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट एंड चेंज इन इनकम कॉल्ड। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा करेक्ट। तो 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है निवेश में परिवर्तन और आय में परिवर्तन का अनुपात क्या कहलाता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही। इसके बाद नेक्स्ट है 27, इसमें लिखा हुआ इफ़ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको MPC भी कहते हैं, इन एन इकोनॉमी इज 0.6, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी और टू सेव, यानी कि MPS। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही 0.4। और ये रहा हिंदी में भी देख लीजिए, यदि किसी अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता की सीमांत प्रवृत्ति MPC 0.6 है तो बचत की सीमांत प्रवृत्ति MPS का मान क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। चलिए इसके बाद है नेक्स्ट है 28, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल रिसिप्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। और ये रहा हिंदी में, निम्नलिखित में से सरकार की पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण कौन सा है, तो कर्ज, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट है 29 है, तो देखिए 29 में लिखा हुआ है 29 में यहाँ लिखा हुआ है व्हाट इज बैलेंस बजट। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। आंसर डी इसका करेक्ट है। और ये रहा हिंदी में, इसमें लिखा हुआ है संतुलित बजट क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, इसमें लिखा हुआ है इफ़ द वॉल्यूम ऑफ इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर आर रेस्पेक्टिवली ₹25 करोड़ एंड ₹300 करोड़, व्हाट इज द ट्रेड बैलेंस। तो 30 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। और इसका ये रहा हिंदी में, एक वर्ष में, तो इसको क्वेश्चन को देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपको सी बता दें। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये रहा पार्ट बी, यहाँ पर हम लोग देखेंगे सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। और फर्स्ट में है क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पर आपको 8 क्वेश्चन मिलेंगे, 8 में से आपको 6 को ही बनाना रहता है और ये 2-2 नंबर का रहता है, ठीक है। चलिए तो 31 नंबर लिखा व्हाट इज कॉल्ड मार्केट इकोनॉमी, गिव एन एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये रहा हिंदी में, बाजार अर्थव्यवस्था किसे कहा जाता है, एक उदाहरण दीजिए। इसके बाद है 32 है उदासीनी वक्र मूल बिंदु की ओर उत्तल क्यों होता है, ठीक है। वाई इज डिफरेंस कर्व कनकेव कन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है, कन्वेक्स है। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है 33 क्वेश्चन देख लीजिए, ठीक है। 33 हिंदी और इंग्लिश दोनों आपको अच्छे से दिख रहा है। चलिए इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। तो लिखा हुआ है सीमांत लागत क्या है, यदि किसी वस्तु की 10 इकाई उत्पादन की लागत 60 रुपये तथा 11 इकाई के उत्पादन की लागत 75 रुपये है तो इसकी सीमांत लागत क्या होगी। इसके बाद 34 क्वेश्चन नंबर देख लीजिए। 34 में लिखा हुआ है क्या होगा जब बाजार में किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति में एक समान वृद्धि हो। इसके बाद 35 है पारिवारिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट है आपका 36, यदि नगद आरक्षित अनुपात 25% है तो मुद्रा गुणक का मान ज्ञात कीजिए। इसके बाद है नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन नंबर, सरकार की पूंजीगत प्राप्तियां क्या होती है, खुली अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेक्शन बी आ गया, यहाँ पर आपको 3-3 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, 6 क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, ठीक है। इसमें देखिए लिखा हुआ है भुगतान संतुलन के पूंजी खाते के मुख्य मुद्दों को लिखिए, ठीक है, मुद्दों यहाँ पर होना चाहिए। चलिए इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है 40, ठीक है। 40 में लिखा हुआ है राजस्व प्राप्तियाँ क्या हैं, यह पूंजीगत प्राप्तियों से किस प्रकार भिन्न होती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है 41, खुले बाजार कार्रवाई क्या है, केंद्रीय बैंक इस नीति से किस प्रकार साख पर नियंत्रण करती है। इसके बाद 42 क्वेश्चन नंबर है राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय लेखा में शामिल नहीं किए जाने वाले किन्हीं 4 मदों को सूचीबद्ध कीजिए। मदों ही लिखा हुआ है, ठीक है, सही है। इसके बाद आगे बढ़े, नेक्स्ट है 43, रेखा चित्र से स्पष्ट कीजिए कि बाजार में किसी वस्तु की मांग घटने से उस वस्तु की कीमत घट जाती है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर है 44, पूर्ति के लोच को मापने की ज्यामितीय विधि का वर्णन कीजिए। इसके बाद 45 है औसत उत्पाद को परिभाषित कीजिए, यह सीमांत उत्पाद से किस प्रकार संबंधित है।
इसके बाद नेक्स्ट है 46 है मांग की कीमत लोच मापने की कुल व्यवस्था विधि व्याख्या कीजिए। इसके बाद आता है सेक्शन सी, जो कि 5 नंबर का 4 क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें लिखा हुआ 47 से लिखा हुआ मांग की लोच को प्रभावित करने वाले कारकों की व्याख्या कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है 48 है, देखिए इसमें लिखा हुआ उत्पादन फलन क्या है। एक उत्पादन फलन कब पैमाने के वर्तमान प्रतिफल को प्रदर्शित करता है, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। इसके बाद 49 है पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के संतुलन की शर्तों को लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट है 50 है जीडीपी देश के कल्याण का सही माप नहीं हो सकता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं? अपने उत्तर के पक्ष में तर्क दीजिए। इसके बाद नेक्स्ट है 51, इसमें लिखा व्यावसायिक बैंक शाख का सृजन किस प्रकार करते हैं, व्याख्या कीजिए। और लास्ट क्वेश्चन है 52 ये रहा इंग्लिश में। हिंदी में देखिए लिखा हुआ है, हिंदी में है अर्थव्यवस्था के संतुलन पर निम्नलिखित परिवर्तनों का क्या प्रभाव पड़ेगा, रेखाचित्र से स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन और ये रहा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये था दोस्तों इकोनॉमिक्स का। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कमेंट जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह से हम आपकी मदद करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।